फातेह बीत अल-मक़दस सुल्तान सलाह अल-दीन ऐवबी रहमतुल्लाह अलैहि। क़िस्त नंबर 28। खादिम अल-दीन अल-बरक़ और अली बन सफ़ीन सिर्फ रफ़ीक़ कार ही नहीं थे, इनकी गहरी दोस्ती भी थी। वो हम उम्र थे, इन्होंने इकट्ठे मार्के लड़े थे। दोनों सुल्तान ऐवबी के पुराने साथी थे। इतनी गहरी दोस्ती के बावजूद अल-बरक़ ने अली बन सफ़ीन से दूसरी शादी छुपा रखी थी। अली को मालूम हुआ तो इसने अल-बरक़ के साथ इस ज़मीन में कोई बात नहीं की। वो इसकी बीवी की वसातत से इसके घर का मुअम्मा हल करने की कोशिशों में लगा हुआ था। इसने अल-बरक़ के मकान और उस मकान के दरमियान अपने जासूसों में इजाफ़ा कर दिया था, जहां अल-बरक़ की नई बीवी रात को जाया करती थी। अल-बरक़ की पहली बीवी के साथ बातें किए 2 रातें गुजर गई थीं। लड़की बाहर नहीं निकली थी। जासूस पूरी रात बेदार रहे थे। तीसरी रात, नसीफ शब से जरा पहले, अली बन सफ़ीन गहरी नींद सोया हुआ था। इसने अपने अमले और अपने मुलाजिमों से कह रखा था कि वो जब चाहें इसे जगा सकते हैं। वो इन हाकिमों से मुख्तलिफ था जो किसी को आराम में मुखिल होने की इजाज़त नहीं देते थे। उस रात अली को मुलाजिम ने गहरी नींद से बेदार किया और कहा, उम्र आया है, घबराया हुआ है। अली बन सफ़ीन कमान से निकले हुए तीर की तरह कमरे से निकला, सिहन 2-3 छलांगों में अबूर किया और ड्योली से बाहर निकल गया। इसके अमले का एक आदमी बाहर खड़ा था। इसने कहा, मुलाजिम को दौड़ाएं, 10-12 सवार फौरन मंगवाएं। अपना घोड़ा जल्दी तैयार करें, फिर आपको बताता हूं कि किया हुआ है। अली बन सफ़ीन ने नायक को 14 मुसल्लह सवार और अपना घोड़ा और तलवार लाने को दौड़ा और उम्र से पूछा, कहो क्या बात है। उम्र और आज़र नाम के 2 जासूस आसफ़ा को देखने के लिए मुतयन थे। अली बन सफ़ीन ने इन्हें हुक्म दे रखा था कि लड़की घर से निकल कर कहीं जाए तो इसे फौरन इत्तिला दी जाए। उम्र बड़ी खतरनाक इत्तिला लेकर आया। इसने बताया कि थोड़ी देर गुजरी, अल-बरक़ के घर से सियाह चादर में सर से पांव तक लिपटी हुई एक औरत निकली। 50-60 गज आगे गई तो अल-बरक़ के घर से उसी लिबास में एक और औरत निकली। वो बहुत तेज अगली औरत के पीछे चली गई। जब उससे जरा दूर रह गई तो अगली औरत रुक गई। दोनों जासूस छपे हुए थे। इन्हें कोई देख ना सका। वो ताक़ुब भी छप कर करते थे। दोनों औरतों में ना जाने क्या बात हुई। इनमें से एक ने ताली बजाई, कहीं करीब से एक आदमी निकला। इसने बाद में आने वाली औरत को पकड़ना चाहा। औरत ने इस पर किसी हथियार का वार किया जो अंधेरे में नजर नहीं आता था। इस आदमी ने भी इस पर किसी हथियार से वार किया। जो औरत पहले आई थी, इसकी आवाज सुनाई दी, इसे उठा कर ले चलो। दूसरी औरत ने इस पर वार किया। इसकी चीख सुनाई दी। दूसरी औरत ने इस पर एक और वार किया और आदमी का वार बचाया भी। दोनों औरतें जख्मी हो गई थीं। उम्र अली बन सफ़ीन को इत्तिला देने दौड़ पड़ा। आज़र वहीं छुपा रहा। उसे ये देखना था कि ये लोग कहाँ जाते हैं। अली बन सफ़ीन ने इस कस्म के हंगामी हालात के लिए तेज़ रफ्तार और तजर्बाकार लड़ाका सवारों का एक दस्ता तैयार रखा हुआ था। ये सवार अपने घोड़ों के करीब सोते थे। सीने और हथियार उनके पास रहते थे। इन्हें ये मशक़ कराई जाती थी कि रात के वक्त ज़रूरत पड़ने पर वो चंद मिनटों में तैयार होकर ज़रूरत की जगह पहुंची। वो इस कदर तेज हो गए थे कि
अली बन सफियन के मुलाजिम ने दस्ते के कमांडर को इत्तला दी कि 14 सवार भेज दो, तो वो अली बन सफियन के कपड़े बदलने और इसका घोड़ा तैयार होने तक पहुंच गए। अली बन सफियन की क़यादत और उम्र की रहनुमाई में वो वारदात की जगह पहुंचे। 2 सवारों के हाथों में डंडों के साथ तेल में भीगे हुए कपड़ों की मशालें थीं। वहां 2 लाशें पड़ी थीं। अली बन सफियन ने घोड़े से उतर कर देखा, एक अलबरक की पहली बीवी थी। 2 सर आज़र था, उम्र का साथी। दोनों जिंदा थे और खून में डूबे हुए थे। आज़र ने बताया कि वो अलबरक की बीवी को फेंक कर चले गए तो वो इसके पास गया। अचानक पीछे से किसी ने उस पर खंजर के 3 वार किए। वो संभल न सका, हमला आवर भाग गया। आज़र ने बताया कि दूसरी औरत अलबरक के घर की तरफ नहीं गई, बल्कि उधर गई है जहां वो पहले जाया करती थी। उम्र को इस घर का इल्म था। अली बन सफियन ने 2 सवारों से कहा कि वो दोनों जख्मियों को फौरन जुरा के पास ले जाएं और इनका खून रोकने की कोशिश करें। बाकी सवारों को वो उम्र की रहनुमाई में उस मकान की तरफ ले गया जहां आसफा पहले कई बार जाते देखी गई थी। वो पुराने जमाने का बड़ा मकान था। इससे मुल्हक कई और मकान थे। पछवाड़े से घोड़े के हनहनाने की आवाज आई। अली ने अपने सवारों को मकान के दोनों तरफ से पीछे भेजा। 2 सवारों को मकान के सामने खड़ा कर दिया और कहा कि कोई भी अंदर से निकले तो इसे पकड़ लो। भागने की कोशिश करे तो पीछे से तीर मारो और खत्म कर दो। सवार अभी चक्कर काटकर पछवाड़े की तरफ जा ही रहे थे कि दौड़ते घोड़ों के टापू सुनाई देने लगे। अली बन सफियन ने एक सवार से कहा, सर पट जाओ, अपने कमांडर से कहो कि इस मकान को घेरे में लेकर अंदर दाखिल हो जाएं। अंदर के तमाम अफराद को गिरफ्तार कर ले। सवार कैंप की तरफ रवाना हो गया। अली बन सफियन ने बुलंद आवाज से अपने जासूसों को हुक्म दिया, फेर लगाओ, ताक़ुब करो, एक दूसरे को नजर में रखो। और इसने अपने घोड़े को एड़ लगाई। ये सालार के चुने हुए घोड़े थे और इनके सवार सुल्तान ऐवबी से कई बार खुरज तहसीन हासिल कर चुके थे। मफरूर भी शाह सवार मालूम होते थे। उनके घोड़ों के टापू बताते थे कि अच्छी नस्ल के बहुत तेज दौड़ने वाले घोड़े हैं। ये शहर का इलाका था जहां मकान की रुकावटें थीं। गलियां थीं जो घोड़ों की दौड़ के लिए कुशादा नहीं थीं। इनसे आगे खिला मैदान था। अंधेरे में घोड़े नजर नहीं आते थे। उनकी आवाजों पर ताक़ुब हो रहा था। वो जब खुले मैदान में गए तो उनका छुपना मुश्किल हो गया। उफ़क़ के पस मंजर में वो सायों की तरह साफ नजर आने लगे। वो 4 थे। इन्होंने कमोबेश 100 गज का फासिला हासिल कर लिया था। वो पहलू बे पहलू जा रहे थे। अली बन सफियन के हुक्म पर 2 सवारों ने उसी रफ्तार से घोड़े दौड़ाते हुए तीर चलाए। तीर शायद खता गए थे। भागने वाले दानिशमंद मालूम होते थे। तीर इनके करीब से या दरमियान से गिरे तो इन्होंने घोड़े फैला दिए। वो इकट्ठे जा रहे थे। इनके घोड़े खलने लगे। निहायत अच्छे तरीके से घोड़े एक दूसरे से खासे दूर हट गए। अली बन सफियन का दस्ता बहुत तेज था। फासिला कम होता जा रहा था। मगर भागने वालों के घोड़े और ज्यादा एक दूसरे से हटते जा रहे थे। आगे खजूर के पेड़ों का झंड आ गया। उनके घोड़े वहां इस तरह एक दूसरे से दूर हट गए कि 2 दाएं तरफ और 2 खजूरों के बाएं तरफ हो गए।
یہ جگہ اونچی تھی، گھوڑے اوپر اٹھے اور غائب ہو گئے۔ تعاقب کرنے والے بلندی پر گئے تو انہیں آگے جو بھاگتے سائے نظر آئے، وہ ایک دوسرے سے بہت ہی دور ہو گئے تھے۔ پھر وہ اتنی دور دور ہو گئے کہ ان کے رخ ہی بدل گئے۔ علی بن سفین جان گیا کہ وہ اس کے سواروں کو منتشر کرنا چاہتے ہیں۔ علی نے بلند آواز سے کہا، ہر سوار کے پیچھے تقسیم ہو جاؤ، ایک دوسرے کو بتا دو، ایرے لگاؤ، فاصلہ کم کرو، کمانوں میں تیر ڈال لو۔ سوار تقسیم ہو گئے، سب نے کندھوں سے کمانیں اتار کر تیر ڈال لیے اور تقسیم ہو کر ایک ایک گھوڑے کے پیچھے گئے۔ ان کے گھوڑوں کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ ٹاپوؤں کے شور و گل میں کمانوں سے تیر نکلنے کی آوازیں سنائی دیں۔ کسی نے للکار کر کہا، ایک کو مار لیا، گھوڑا بے قابو ہو گیا ہے، ادھر۔ علی بن سفین کے ساتھ جو دو سوار تھے، انہوں نے بیک وقت تیر چلائے۔ اندھیرے میں تیر خطا جانے کا ڈر تھا اور تیر خطا جا بھی رہے تھے۔ پھر بھی انہوں نے ایک اور گھوڑے کو نشانہ بنا لیا۔ یہ گھوڑا بے قابو ہو کر اور گھوم کر پیچھے کو آیا۔ ایک سوار نے اس کی گردن میں برچھی ماری، دوسرے نے اپنے گھوڑے سے جھک کر اس کے پیٹھ میں برچھی داخل کر دی، مگر گھوڑا توانا تھا، گرا نہیں۔ سوار زندہ پکڑنا تھا۔ علی کے ایک سوار نے بازو بڑھا کر ایک سوار کی گردن جکڑ لی، نیچے گھوڑا زخمی تھا۔ وہ رکتے رکتے رک گیا۔ اس پر ایک آدمی سوار تھا اور ایک لڑکی جسے سوار نے آگے بٹھا رکھا تھا۔ لڑکی شاید بے ہوش تھی۔ صحرا کی تاریک رات میں اب کسی سرپٹ دوڑتے گھوڑے کے ٹاپو نہیں سنائی دیتے تھے۔ سواروں کی آوازیں اور دلکی چلتے گھوڑوں کے ٹاپو سنائی دیتے تھے۔ سوار ایک دوسرے کو پکار رہے تھے۔ ان کی آوازوں سے پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے بھاگنے والوں کو پکڑ لیا ہے۔ علی بن سفین نے سب کو اکٹھا کر لیا۔ بھاگنے والے پکڑے گئے تھے۔ ان کے دو گھوڑے زخمی تھے۔ ان گھوڑوں کو مرنے کے لیے صحرا میں چھوڑ دیا گیا۔ بھاگنے والے 5 تھے، 4 آدمی اور ایک لڑکی۔ لڑکی گر پڑی تھی۔ بھاگنے والوں میں سے ایک نے کہا، ہمارے ساتھ تم لوگ جو سلوک کرنا چاہو کر لو، مگر یہ لڑکی زخمی ہے۔ ہم امید رکھیں گے کہ تم اسے پریشان نہیں کرو گے۔ علامت تملی کے ایک گھوڑے کی زین کے ساتھ مشل بندھی ہوئی تھی، کھول کر جلائی گئی۔ لڑکی کو دیکھا گیا، بہت ہی خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی۔ اس کے کپڑے خون سے سرخ ہو گئے تھے۔ اس کے کندھے پر، گردن کے قریب، خنجر کا گہرا زخم تھا۔ اس سے اتنا خون نکل گیا تھا کہ لڑکی کا چہرہ لاش کی طرح سفید اور آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ علی بن سفین نے زخم میں ایک کپڑا ٹھونس کر اوپر ایک اور کپڑا باندھ دیا اور اسے ایک گھوڑے پر ڈال کر سوار سے کہا کہ جلدی جرا تک پہنچے۔ وہاں جلدی کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ وہ شہر سے میلوں دور نکل گئے تھے۔ قیدیوں میں ایک بوڑھا تھا۔ یہ قافلہ جب قاہرہ پہنچا تو صبح طلوع ہو رہی تھی۔ سلطان کو رات کے واقعہ کی اطلاع مل گئی تھی۔ علی بن سفین ہسپتال گیا۔ جرح اور طبیب قیدی لڑکی کی مرہم پٹی میں اور ہوش میں لانے میں مصروف تھے۔ سوار نے اسے تھوڑی دیر پہلے پہنچا دیا تھا۔ البرق کی پہلی بیوی اور آذر ہوش میں آ گئے تھے، مگر ان کی حالت تسلی بخش نہیں تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ہسپتال میں موجود تھا۔ اس نے علی بن سفین کو الگ کر کے کہا، میں بہت دیر سے یہاں ہوں۔ میں نے البرق کو بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے تو اس نے عجیب بات بتائی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ البرق ہوش میں نہیں۔
इसके कमरे में शराब के प्याले और सराही पड़ी है। क्या वो शराब भी पीने लगा है? उसे इतना भी होश नहीं कि इसकी बीवी घर से बाहर जख्मी पड़ी है। मैंने इसकी बीवी से अभी कोई बात नहीं की। तबीब ने मना कर दिया है। इसकी एक नहीं, 2 बीवियां जख्मी हैं। अली बन सफीन ने कहा, ये लड़की जिसे हमने सहरा से जाकर पकड़ा है, अलबरक की दूसरी बीवी है। जरा जख्मियों को बोलने के काबिल होने दें। हमने बहुत बड़ा शिकार मारा है। अलबरक सूरज निकलने के बाद जागा। मुलाजिम के बताने पर वो दौड़ता आया। इसकी दोनों बीवियां जख्मी पड़ी थीं। इसे चारों जासूस दिखाए गए। वो बूढ़े को देखकर बहुत हैरान हुआ। इसे वो आसफा का बूढ़ा खावनत समझता रहा था। सुल्तान ऐवबी ने ये वारदात अपनी तहवील में ले ली, क्योंकि ये जासूसों के पूरे गिरोह की वारदात थी और इसमें इसका मुतमिद मुलव्वस था जिसे फौज के तमाम राज और आइंदा मंसूबे मालूम थे। यूं ही जख्मी बयान देने के काबिल हुए। इनसे बयान लिए गए। इनसे ये कहानी यूं बनी कि अलबरक की पहली बीवी को जब अली बन सफीन ने बताया कि इसके खावनत की दूसरी बीवी मुश्तबा चाल चलन की है और वो जासूस मालूम होती है, तो वो सख्त गुस्से के आलम में घर चली गई। वो अपने खावनत को और आसफा को कत्ल कर देना चाहती थी, लेकिन अली बन सफीन ने उसे कहा था कि जासूसों को जिंदा पकड़ा जाता है ताकि इनके छपे हुए साथियों का सुराग लिया जा सके। इसने अपने आप पर काबू पाया और आसफा पर गहरी नजर रखने लगी। इसने रात का सोना भी तर्क कर दिया था। मौका देखकर इसने इनके सोने वाले कमरे के इस दरवाजे में छोटा सा सुराख कर लिया जो दूसरे कमरे में खुलता था। रात को इस सुराख में से इन्हें देखती रहती थी। 2 रातें तो इसने यही देखा कि लड़की अलबरक को शराब पिलाती थी और अरियानी का पूरा मुजाहिरा करती थी। वो सुल्तान ऐवबी की बातें ऐसे अंदाज से करती थी जैसे वो इसका पैर और मुर्शद हो। सुलीबियों को बुरा भला कहती और वही बातें करती जो सुल्तान ऐवबी के जंगी मंसूबे में शामिल थीं। अलबरक इसे बताता था कि सुल्तान क्या कर रहा है और क्या सोच रहा है। अलबरक की पहली बीवी ने 2 रातें यही कुछ देखा और सुना। तीसरी रात वो नाटक खेला गया जिसका अलबरक की पहली बीवी को बेताबी से इंतजार था। आसफा ने अलबरक को शराब पिलानी शुरू की और इसे बिल्कुल हैवान बना दिया। आसफा दोनों प्याले उठाकर और ये कहकर दूसरे कमरे में चली गई, दूसरी लाती हूं। वो वापस आई तो प्यालों में शराब थी। इसने एक प्याला अलबरक को दे दिया, दूसरा खुद मीना से लगा लिया। इसके बाद इसने बेहद नंगी हरकतें की और अलबरक बेसधा लेट गया। आसफा ने कपड़े पहने और अलबरक को आहिस्ता आहिस्ता बुलाया। वो ना बोला, फिर इसे हिलाया। हाथ से इसके पपूटे ऊपर किए, मगर इसकी आंखें ना खिलें। इसने प्याले दूसरे कमरे में ले जाकर शराब में बेहोश करने वाली कोई चीज अलबरक के प्याले में मिला दी थी। आसफा ने कपड़े पहने, ऊपर सिया चादर इस तरह ले ली कि सर से पांव तक छप गई। आधी रात होने को थी। इसने कंदील बुझाई और बाहर निकल गई। पहली बीवी आग बगुला हो गई। इसने खंजर उठाया, ऊपर लबाद ओढ़ा, वो कमरे से निकलने लगी तो देखा कि आसफा एक मुलाजिमा के साथ कौसर पौसर कर रही थी। इससे पता चला कि मुलाजिमा को इसने साथ मिला रखा था। आसफा बाहर निकल गई।
ملازمہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پہلی بیوی بڑے دروازے سے باہر نکل گئی۔ وہ تیز تیز چلتی آصفہ کے تعاقب میں گئی۔ وہ اس کے قدموں کی آہٹ پر جا رہی تھی۔ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ آصفہ کو شاید اس کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی۔ وہ رک گئی۔ پہلی بیوی اندھیرے میں اچھی طرح دیکھ نہ سکی۔ وہ آصفہ کے قریب چلی گئی اور رک گئی۔ اچانک آمنے سامنے آ جانے سے پہلی بیوی فیصلہ نہ کر سکی کہ کیا کرے۔ اس کے منہ سے نکل گیا، کہاں جا رہی ہو آصفہ؟ پہلی بیوی کو معلوم نہ تھا کہ لڑکی کی حفاظت کے لیے آدمی چھپ چھپ کر اس کے ساتھ جاتا ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا۔ آصفہ نے اپنے ہاتھ پر پاتھ مارا اور البرق کی پہلی بیوی سے ہنس کر کہا، آپ میرے پیچھے آئی ہیں یا کہیں جا رہی ہیں؟ اتنے میں پیچھے سے کسی نے پہلی بیوی کو بازوؤں میں جکڑ لیا، مگر اس عورت نے گرفت مضبوط ہونے سے پہلے ہی جسم کو زور سے جھٹکا دیا اور آزاد ہو گئی۔ اس نے تیزی سے خنجر نکال لیا۔ اس کے سامنے ایک آدمی تھا۔ عورت نے اس پر وار کیا جو وہ بچا گیا۔ آدمی نے ایسا وار کیا کہ خنجر عورت کے پہلو میں اتر گئی۔ اس آدمی نے دیکھ لیا تھا کہ عورت کے پاس خنجر ہے۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ پہلی بیوی نے آصفہ پر حملہ کیا اور خنجر اس کی گردن اور کندھے کے درمیان اتار دیا۔ لڑکی نے زور سے چیخ ماری۔ آدمی نے پہلی بیوی پر وار کیا جو یہ عورت پھرتی سے بچا گئی۔ اس نے وار کیا تو اس آدمی نے اس کا بازو اپنے بازو سے روک لیا۔ آصفہ گر پڑی تھی۔ البرق کی پہلی بیوی کو بھی گہرا زخم آیا تھا جو پہلو سے پیٹھ تک چلا گیا تھا۔ وہ ڈگمگانے لگی۔ وہ آدمی آصفہ کو اٹھا کر کہیں چلا گیا۔ علی بن سفین کے دو جاسوس عمر اور آزر چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ دوسری عورت کون ہے۔ عمر اس آدمی کے پیچھے چھپ چھپ کر گیا جو آصفہ کو اٹھا لے گیا تھا۔ وہ اسی مکان میں لے گیا جہاں وہ جایا کرتی تھی۔ وہاں سے عمر علی بن سفین کو اطلاع دینے چلا گیا۔ آزر نے بتایا کہ وہ وہیں چھپا رہا۔ زخمی عورت وہیں پڑی تھی، وہاں اور کوئی نہ تھا۔ آزر اس عورت کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ پیچھے سے کسی نے اس پر خنجر سے 3 وار کیے اور حملہ آور بھاگ گیا۔ آزر وہیں بے ہوش ہو گیا۔ شام تک البرق کی پہلی بیوی آزر کی حالت بگڑ گئی۔ جراحوں اور طبیبوں نے بہت کوشش کی، مگر وہ زندہ نہ رہ سکے۔ البرق کی بیوی نے علی بن سفین سے کہا تھا کہ میں اپنے خاوند کو قربان کر سکتی ہوں، اسلام اور قوم کی عزت کو قربان ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے قوم کے نام پر جان دے دی۔ سلسلہ جاری ہے۔